बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसा कि आपको पता है, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है स्टार्ट करने हैं और उससे पहले कुछ बेसिक जो थे ऑर्गेनिक्स के वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हमारे ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हेलो एल्कीन एवं हेलो एरीन। तो हेलो एल्कीन एवं हेलो एरीन की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले जिन बच्चों ने मेरे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस नहीं देखे वो पहले उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद ये वीडियो को देखें ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। आज के चैप्टर में सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरीन। अब बात आती है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन से क्या मतलब है। देखो, आपको मैंने जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स है, मतलब जो टॉपिक्स करवाई है मैंने उसमें मैंने आपको बता रखा है कि जो आपके कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं होती है या कार्बनिक जो यौगिकें होती है वे आपकी 3 प्रकार की श्रेणियों में डिवाइड होती है, या तो एल्केन में या एल्कीन में या एल्काइन में। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से वो तैयार किया होगा तो आपको ध्यान होगा कि आपने कुछ इस तरीके से श्रेणियां पढ़ी हैं। एक आपने पढ़ा है एल्केन श्रेणी, एक आपने पढ़ा है एल्कीन श्रेणी और एक आपने पढ़ा है एल्काइन श्रेणी। इस प्रकार 3 श्रेणियां आपने पढ़ी हुई है। अब अपने बात करते हैं एल्केन श्रेणी के बारे में। तो आपको जैसा कि पता है, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो वो आपका एल्केन श्रेणी में, जब दोनों परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन श्रेणी में, और जब दोनों परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो एल्काइन श्रेणी में आता है। अब देखो, आपको क्या ध्यान में रखना है, जब हम बात करते हैं एल्केन श्रेणी के बारे में तो उसका एक सामान्य सूत्र होता है। और उसका सामान्य सूत्र क्या होता है? उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन श्रेणी का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन श्रेणी का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होती कि अगर कार्बन की संख्या 5 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, अगर कार्बन की संख्या 4 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे। हम इसको ना एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपको ज्यादा समझ आएगा। देखो, जैसे मान लो कि जब हम कार्बन की 4 इस तरीके से हम कार्बन लिख देते हैं 4, ठीक है। अब इस तरीके से अगर मैंने 4 कार्बन लिख दिया तो आपके लिए बताना बहुत आसान है कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है। एक बंध यहाँ बन रहा है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ के तभी तो 4 बंध बनेंगे ना। ऐसे इस वाले कार्बन की बात करें तो 2 बंध तो ये बना रहा है, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मैंने ऐसे कह दिया कि C4 है, हाइड्रोजन बताओ, उस वक्त आपको ये फॉर्मूला हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि जैसे मान लो C4 है तो हाइड्रोजन बताना है। अब इस फॉर्मूले को अगर अपने ध्यान से देखें ना तो यहाँ पर जो आपको N दिखाई दे रहा है वो N होता है नंबर ऑफ कार्बन्स, यानी जो कार्बन है उनकी संख्या। N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन्स। यानी अगर मुझे C का मान 4 दे दिया जाए और हाइड्रोजन हमें खुद को लगाना होता है तो हम फॉर्मूले की हेल्प से कैसे लगा सकते हैं। ध्यान देना कि यहाँ पे मैंने लिख दिया C4H2 इंटू N का मान मुझे कितना रखना है। यहाँ पे C4 है ना, यानी N का मान कितना हुआ, यहाँ पर N का मान हुआ यहाँ पर 4। क्लियर बात? तो यहाँ N का मान मैं क्या रख दूंगी 4, प्लस में क्या हो जाएगा 2, क्या बन जाएगा C4 प्लस में 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 कितने हो जाएंगे आपके 10। यानी जब आपके C4 होंगे तो H10 होगा। क्लियर बात? ये फॉर्मूला मैंने किसके अकॉर्डिंग लिया है? ये फॉर्मूला मैंने एल्केन श्रेणी, यानी जब आपके प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो। ऐसे डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का भी आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पर मेन बात क्या है, क्यों मैं आपको सारा टॉपिक समझा रही हूँ। देखो यहाँ पर इसमें जो हेलो एल्केन व हेलो एरीन के स्टार्टिंग में जो इसका इंट्रोडक्शन है, मतलब जो इसकी डेफिनेशन है स्टार्टिंग में, इसने क्या बता रखी है, सुनना इसको ध्यान से। किसी हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को
किसी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन का जो योग होता है उसे अपने हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन है। तो किसी हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उसके किसी हैलोजन परमाणु से विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि जैसे मान लो ये आपका फॉर्मूला है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये फॉर्मूला सही कैसे है। अब इसको अपने यहाँ पर क्या करते हैं, अपने यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ते हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3। यहाँ पर 2 आ गए यानी 5 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए यानी 7 हो गए। यहाँ पर कितने आ गए, 3 हो गए यानी 10 हो गए। क्लियर बात है। इस तरीके से तो हाइड्रोजन लगाना आसान रहता है क्योंकि हम संयोजकता देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन लगाते हैं। लेकिन सीधे C4 दे दिया जाए या C5 दे दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि एल्केन श्रेणी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, तो आपको वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निर्धारित करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें क्या बोला है, इसने बोला है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन, ये आपका हाइड्रोकार्बन है, किसी भी हाइड्रोकार्बन यौगिक में यदि एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाकर उसके स्थान पर हैलोजन लगा दिया जाए। हैलोजन आप लोग समझते होंगे, हैलोजन जो आप लोगों ने अपने आवर्त सारणी के अंदर ग्रुप नंबर 17 पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चारों क्या होते हैं, ये हैलोजन होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं। और हैलोजन को हम एक्स से शो करते हैं, चाहे वो फ्लोरीन की बात कर रहा हो, क्लोरीन की कर रहा हो, चाहे ब्रोमीन की कर रहा हो, चाहे आयोडीन की कर रहा हो, हम उसे डायरेक्ट किससे शो करते हैं, एक्स से शो करते हैं। ठीक है, तो इसने बोला है कि अगर हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया और हटाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक हैलोजन लगा दिया, तो हैलोजन लगाने के बाद अब ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा हैलोजन व्युत्पन्न बन जाता है। किसका, एल्केन का। दोबारा सुनना, कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखो मैंने क्या कहा, इसको पढ़ेंगे दोबारा और अब इसको समझेंगे, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है किसी हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी हैलोजन परमाणु से विस्थापित करना। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर था हाइड्रोजन, आपने इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। किससे, हैलोजन से। यानी आपने इसको हटा करके इसकी जगह आप क्या ले आए, हैलोजन ले आए। इसे बोलते हैं हैलोजन द्वारा विस्थापित करना। हैलोजन द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक, अब जो हमें ये यौगिक प्राप्त हो रहा है, ये जो यौगिक आप देख पा रहे हो, ये आपका हैलोजन व्युत्पन्न हो गया और इसी यौगिक को हैलो एल्केन कहा जाता है। अब बात समझ आई। इस यौगिक को क्या कहा जाता है, इस यौगिक को कहा जाता है आपका हैलो एल्केन। क्या कहा जाता है आपका, हैलो एल्केन। हैलो किस लिए शब्द आया, क्योंकि इसमें हैलोजन जुड़ा है। एल्केन शब्द क्यों है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एल्केन श्रेणी का हुआ। क्लियर हुई बात। तो इसे अपने क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन। ऐसी आप लोगों को मैंने एक और बात बता रखी थी। मैंने आपको बताया था जब हम बेसिक जो क्लासेस कर रहे थे उसमें मैंने आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बताया था, अगर आपको याद हो तो बताया था आपको। तो ये होता है आपका बेंजीन। और आपको पता है कि बेंजीन के अंदर प्रत्येक कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, मतलब जहां जहां से रिंग आपको मुड़ी हुई नजर आ रही है वहां वहां कार्बन मौजूद है। और बेंजीन के अंदर प्रत्येक कार्बन एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको खोल के भी बताई थी कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन जो होता है वो एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। अब अगर वहां पे भी एक हाइड्रोजन है, मैं दोबारा खोल के बता देती हूँ। बेंजीन की संरचना एक्चुअल में कैसी होती है, ऐसी होती है ना, ऐसी होती है। यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरीके से अल्टरनेट रहता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर की बात करो चाहे इस स्ट्रक्चर की बात करो, दोनों एक ही है, लेकिन इसको खोल के नहीं लिखा जाता, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। जिस प्रकार से जो आपके एल्केन श्रेणी के यौगिक थे,
इनमें हाइड्रोजन को विस्थापित करके हैलोजन लगाया जा रहा था और ये आपके हेलो एल्केन बन रहे थे। इसी प्रकार से जब इसे हम कहते हैं एरोमेटिक यौगिक, क्या बोलते हैं इसे अपने, एरोमेटिक यौगिक। इसी प्रकार से जब एरोमेटिक यौगिकों में एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके स्थान पर हैलोजन लगाया जाता है तो इसे कहा जाता है हेलो एरीन। यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरीन, तो इसे क्या कहा जाएगा, हेलो एरीन। समझ आई बात। हमारा चैप्टर क्या है, हेलो एल्केन व हेलो एरीन। अब आपको पता लग गया होगा कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हेलो एरीन किसे कहते हैं। वैसे तो जो भी आपकी लंबी कार्बनिक श्रृंखलाएं होती है इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है एलिफैटिक। इसे क्या कहा जाता है, एलिफैटिक। लेकिन कहीं इसमें आप मिक्स ना कर दो, इसको इसमें ऐड रखना, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, एलिफैटिक। जितनी भी लंबी कार्बन की श्रृंखलाएं होती है उन्हें एलिफैटिक कहा जाता है। लेकिन जो आपकी एक विशेष रिंग होती है उसे बोला जाता है एरोमेटिक। यहाँ पर ये क्या है, एक विशेष रिंग है, ये क्या है, एक बेंजीन का रिंग है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक। जितनी भी रिंग संरचनाएं होती है वो सारी एरोमेटिक नहीं होती, जो विशेष एक संरचना बनाती है उसे एरोमेटिक कहते हैं। जैसे इस संरचना की बात करें, ये जो आपकी रिंग संरचना बन रही है ये एक विशेष प्रकार की संरचना है, इसका एक विशेष नाम है वो है बेंजीन, तो इसे अपने बोलते हैं एरोमेटिक। लेकिन पीछे मैंने आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर भी बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर भी बताए थे मैंने, और इन संरचनाओं को कहा जाता है एलिसाइक्लिक। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, एलिसाइक्लिक। जब हम इनका नामकरण कर रहे थे तो इसके अणु लगन जो है, पूर्व लगन था, ठीक है। पूर्व लगन यानी जो आपका आगे लगने वाला है, पूर्व लगन हमेशा साइक्लिक होता था, है ना। जैसे इसका नाम था साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लो शब्द हमारा क्या जुड़ रहा था, पूर्व लगन के रूप में जुड़ रहा था। क्लियर बात। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि चैप्टर का इंट्रो था ये, बिल्कुल इंट्रो के स्टार्टिंग में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में चैप्टर जिस नाम पर है उस नाम का मतलब ही हमें नहीं पता, तो आगे हम चैप्टर को क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल बेसिक बातें बताइए चैप्टर के बारे में। आप सबसे पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। देखो, हेलो एल्केन के वर्गीकरण की बात करें तो ये आपके दो प्रकार से जो है आप पढ़ोगे। एक तो आप पढ़ोगे कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण, और दूसरा पढ़ोगे संकरण के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। अब देखो, सबसे पहले पीछे मैंने आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के फॉर्मूले बताए थे, तो हेलो एल्केन का भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, आपको ध्यान में रखना है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1, यहाँ पे X का मतलब आप जानती हो, आपका क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो कुछ भी हो सकता है। क्लियर बात। यानी देखो, एल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, मतलब हाइड्रोजन दो थे वहां पे, पर अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके कौन आ रहा है, हेलोजन आ रहा है। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वो CnH2n+1X रहता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अपने बात कर रहे थे हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण के बारे में। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका मोनो हेलो एल्केन, एक होता है आपका डाई हेलो एल्केन, और जो सबसे लास्ट यानी थर्ड है वो होता है आपका ट्राई हेलो एल्केन। क्लियर बात। तो ये तो नाम बता दिए। अब बात आती है कि मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन एक्चुअल में क्या चीज है।
जब अपने किसी भी कार्बनिक श्रृंखला की बात करते हैं, कार्बनिक श्रृंखला यानी हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, तो उस हाइड्रोकार्बन में यदि हैलोजन परमाणुओं की संख्या 1 होती है तो उसे हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3 CH2 Cl। अब इस हाइड्रोकार्बन में आपको हैलोजन कितने दिखाई दे रहे हैं? एक ही दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इस प्रकार की जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या सिर्फ 1 होती है उसे हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। और आपको नाम से भी समझ आ रहा होगा, मोनो का मतलब होता है एक, हेलो का मतलब होता है हैलोजन और एल्केन का मतलब होता है जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो वो आपके एल्केन श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें डाई हेलो एल्केन के बारे में। तो डाई हेलो एल्केन के अंदर क्या होगा कि जो आपके पास कार्बनिक यौगिक है उसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या अब कितनी हो गई? 2। डाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो अब फर्क कितना है मोनो और डाई का है? पहले एक हैलोजन परमाणु था, अब 2 हैलोजन परमाणु हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा Cl, यहाँ पे एक आपका H आ गया और यहाँ पर भी आपका क्या आ गया? Cl। क्लियर बात? अब इसमें जो आपके हैलोजन परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है? 2 है। 2 के लिए यहाँ पर हमारे पास कौन सा शब्द हम यूज करते हैं? डाई हेलो एल्केन। अब अगर हम ट्राई की बात करें तो ये भी बहुत इजी है। ट्राई में क्या हो जाएगा? जहां पर हमारे पास हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? 3 हो। जिस हाइड्रोकार्बन में जो आपके हैलोजन परमाणु हैं यदि उनकी संख्या 3 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे। क्लियर बात? अब ये जो ट्राई हेलो एल्केन होता है, क्या आप पूछोगे कि मैम ऐसे तो फिर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो जो 3 से ज्यादा वाले होंगे ना उसके लिए हम यूज करते हैं पॉली। क्या शब्द यूज करते हैं? पॉली हेलो एल्केन। यानी इसका एक और टाइप हम बता सकते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ लिख देती हूं मैं, पॉली हेलो एल्केन। क्या बन गया आपका? पॉली हेलो एल्केन। क्लियर बात? अब जो आपके डाई हेलो एल्केन है ना इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं आपके? 2 प्रकार होते हैं। एक तो आप पढ़ोगे बिस डाई हैलाइड और एक पढ़ोगे आप जैम डाई हैलाइड। अब ये बिस डाई हैलाइड और जैम डाई हैलाइड में क्या अंतर है देखना, बस संरचना का अंतर है। एक होता है आपका बिस डाई हैलाइड और एक होता है आपका जैम डाई हैलाइड। अगर हम बात करते हैं बिस डाई हैलाइड के बारे में तो बिस डाई हैलाइड में क्या होता है? इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। अब इसमें क्या है? इसमें 2 हैलोजन तो है, हाइड्रोकार्बन में 2 हैलोजन तो है, परंतु दोनों हैलोजन जो है ना वो अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हैं। क्लियर बात? बिस डाई हैलाइड क्या होता है? जब किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक में हैलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन से जुड़े हो तो उसे हम बिस डाई हैलाइड कहते हैं। लेकिन जैम डाई हैलाइड में क्या होता है कि जैसे अपने इस संरचना की बात करें, मैं लिखी देती हूँ यहाँ पर CH3CH, एक सेल मैंने यहाँ लगा दिया और एक सेल मैंने इसी वाले कार्बन के साथ लगा दिया। यदि किसी हाइड्रोकार्बन में हैलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन परमाणु के साथ जुड़े हो, 2 हैलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन परमाणु के साथ जुड़े हो तो उसे हम जैम डाई हैलाइड कहते हैं। क्लियर बात? ये हो गया आपके डाई हेलो एल्केन के प्रकार जो कि 2 है, बिस डाई हैलाइड और जैम डाई हैलाइड। तो आपको हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर तो समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे संकरण के आधार पर, और संकरण के आधार पर अगर हम बात करें तो आपको ध्यान होगा, आपको मैंने पीछे पढ़ाया है संकरण 3 प्रकार से हम पढ़ेंगे, sp3, sp2 और sp। क्लियर बात? तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे संकरण के आधार पर। संकरण के आधार पर अगर हम बात करें हेलो एल्केन के वर्गीकरण के बारे में तो जैसे मैंने आपको बताया संकरण के बारे में आपको sp3, sp2 और sp के बारे में पहले वाले वीडियोस जो है उनमें बता रखा है, बहुत बेसिक से बता रखा है। तो
आपके जो ऑर्गेनिक बेसिक केमिस्ट्री वाली वीडियो है वो पहले देखिए, उसके बाद इस चैप्टर को आप स्टार्ट करें ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो बात करते हैं संकरण के आधार पर। तो संकरण के आधार पर sp3 की बात करें तो sp3 में क्या होगा कि इस तरीके से 3 बॉन्ड होंगे और एक हैलोजन इस तरीके से जुड़ जाएगा, यानी जब कार्बन प्रत्येक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। sp2 की बात करें तो sp2 में क्या होगा, जब हमारा कार्बन जो है वो हैलोजन के साथ जुड़ा हो, जो कार्बन हमारा हैलोजन के साथ जुड़ रहा है वो हमारा sp2 संकरित होना चाहिए। आपको समझाऊंगी आगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल एक बार मैं इसको इसी तरीके से लिख देती हूँ। sp की बात करें तो इस तरीके से इसमें ट्रिपल बॉन्ड और दूसरी तरफ आपका क्या लग जाता है, हैलोजन लग जाता है। ठीक है, ये आपका sp3 संकरित, ये आपका sp2 संकरित और ये आपका sp संकरित हुआ। क्लियर बात है। अब हम बात करते हैं sp3 के बारे में डिटेल से। इसमें अगर हम बात करें sp3 के बारे में तो sp3 जो होते हैं ना, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं आपके प्राथमिक, एक होते हैं आपके द्वितीयक और एक होते हैं आपके तृतीयक। इसे हम नॉर्मल इस तरीके से बोलते हैं 1 डिग्री, इसे बोलते हैं 2 डिग्री एंड इसे बोलते हैं 3 डिग्री। अब बात आती है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का क्या मतलब है। देखना यहाँ पर, मान लो यहाँ पर आपके पास कार्बन है। अब ये वाला कार्बन जो है ना, एक तरफ से तो क्या है, हैलोजन से जुड़ा है। आप कोई भी यौगिक ले सकते हो, हम यहाँ पे ब्रोमीन ले लेते हैं। ठीक है, ये जो कार्बन आपका Br से जुड़ा है और यहाँ पर आपको पता है इसकी संयोजकता 4 है, तो 4 यहाँ पर क्या लग जाते हैं, आपके हाइड्रोजन लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री का मतलब होता है कि जब आपका हाइड्रोकार्बन, या फिर अपने सीधे बोल देते हैं, जब आपका हेलो एल्कीन में एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसकी जगह कोई भी एल्किल ग्रुप आ जाता है तो वो आपका 1 डिग्री कार्बनिक यौगिक होगा। अगर हम बात करें, अब इस कार्बन की बात करते हैं तो इसमें भी आपके क्या है, इस तरीके से ये भी आपका क्या है, एक हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन तो समझ आता है ना आपको, जब आपका हेलो एल्केन मतलब कोई भी एल्केन हो उसके साथ हाइड्रोजन की जगह एक हैलोजन जुड़ जाए या एक से ज्यादा हैलोजन जुड़ जाए तो उसे अपने क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है 1 डिग्री 2 डिग्री का क्या मतलब है। जब आपके हेलो एल्केन में आपका एक हाइड्रोजन हट जाए और उसके जगह कोई भी एल्किल आ जाए तो वो आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन कहलाएगा। जब आपके 2 हाइड्रोजन हट जाए और उनकी जगह पर 2 एल्किल ग्रुप आ जाए तो वो आपका 2 डिग्री हेलो एल्केन कहलाएगा। और इसी प्रकार जब आपके कार्बन से 3 हाइड्रोजन हट जाए और उसकी जगह 3 एल्किल समूह जुड़ जाए तो वो आपका 3 डिग्री हेलो एल्केन कहलाएगा। क्लियर बात, देखो इजी है। जब कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन को हटाकर, उसे 1 डिग्री हेलो एल्केन बोलेंगे। अगर आपके कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जो है उनको प्रतिस्थापित करके 2 एल्किल समूह जुड़ जाता है तो उसे अपने 2 डिग्री हेलो एल्केन बोलेंगे। और अगर तीनों हाइड्रोजन हट जाते हैं और 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाते हैं तो उसे अपने 3 डिग्री हेलो एल्केन बोलेंगे। और एल्किल ग्रुप क्या होता है, जैसा आपने पीछे पढ़ा था, CH3 को आप क्या बोलते हो, मैथिल बोलते हो। C2H5 को आप क्या बोलते हो, एथिल बोलते हो। C3H7 को आप क्या बोलोगे, प्रोपिल बोलोगे। ऐसे ही C4 वाला मतलब जब ये एक्स्ट्रा ग्रुप के रूप में काम करता है ना, तो हमें इतना बड़ा फॉर्मूला ना लिख के अगर हम सीधे R लिख देते हैं ना तो हम समझ जाते हैं कि R का मतलब एल्किल ग्रुप है। वो आपका मैथिल, एथिल, प्रोपिल और ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है। समझ आई बात। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसमें अगर हम बात करें संकरण के बारे में तो देखो ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड जो बनाता है वो आपका कौन सा संकरण होता है, sp3। यहाँ पे भी कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे भी कौन सा संकरण है, sp3। ऐसे इसकी बात करें तो यहाँ पर भी कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 4। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, sp3 संकरण। क्लियर बात है। तो ये तो हो गया आपका sp3 का। ठीक है, अब sp3 के अंदर आपको 1-2 चीज और ध्यान में रखनी है। देखो, अगर आपके पास कोई कार्बनिक श्रृंखला इस तरीके से आ जाए,
अब कोई भी कार्बनिक श्रृंखला इस तरीके से आ जाए, 2 मिनट, इसको ना इस तरीके से लिखना है थोड़ा सा अपने को, ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास कार्बनिक श्रृंखला है, इस कार्बनिक श्रृंखला में जो कार्बन है उसके साथ जो हैलोजन जुड़ा हुआ है, वो कार्बन दोनों तरफ से कौन सा बॉन्ड बना रहा है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है। समझना इस चीज को, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देती हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। कि जैसे मान लो मैंने कोई श्रृंखला लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 हाइड्रोजन। क्लियर बात है। तो आपको जो ये हाइड्रोकार्बन आपका जो हैलोजन यौगिक आपको दिखाई दे रहा है, अब आप मुझे बताओगे कि यह आपका sp3 संकरित है, sp2 संकरित है या sp संकरित है। तो आपने कुछ नहीं देखना होता, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है ये भी नहीं देखनी होती, आपको सिर्फ देखना होता है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सारे कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, यानी वो आपके प्रत्येक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं या कहीं पर डबल बॉन्ड से भी जुड़े हैं। ये आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना होता है। आप अगर देखोगे इस हाइड्रोकार्बन की बात करोगे या इस हेलो एल्केन, यहाँ पे हेलो एल्केन शब्द यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा। आप इस हेलो एल्केन की बात करोगे तो इस हेलो एल्केन में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन में प्रत्येक सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, लेकिन उसके साथ वाले कार्बन में जब वो डबल बॉन्ड जुड़ता है ना, तो इसे हम बोलते हैं एलिल हैलाइड। इसे हम क्या बोलते हैं? एलिल हैलाइड। इसे अपने क्या बोलते हैं? एलिल हैलाइड है। तो ये sp3 की संकरित के कैटेगरी का ही, परंतु इसमें फर्क क्या आ गया कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन बंध बन रहा है उस कार्बन के साथ वाले कार्बन द्विबंध बना रहे होते हैं, तो उसे हम एलिल हैलाइड बोलते हैं। क्लियर बात है। एक आपका ऐसे ही बन जाता है बेंजील हैलाइड। क्या बनता है आपका? बेंजील हैलाइड। देखो बेंजीन के अंदर क्या होता है, बेंजीन रिंग इस तरीके से बनती है आपकी। क्लियर बात। अब अगर मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया, अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं देखना होता, हमें देखना होता है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा है ना, क्या उसमें डबल बॉन्ड है? नहीं है, परंतु उसके साथ वाले कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो इस कारण इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे बेंजील हैलाइड। इसे हम क्या बोलेंगे? बेंजील हैलाइड। थोड़ा सा नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे sp3 संकरित है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है वो क्या बना रहा है? 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर भी जो कार्बन हम बात कर रहे हैं ये भी क्या कर रहा है? 2 बंध तो यहाँ बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा है, तो कितने सिग्मा बंध हुए? 4। तो यहाँ पे भी कौन से संकरण का हुआ? sp3 संकरण का हुआ। क्लियर बात। अब अपने बात करते हैं sp2 के बारे में। तो sp2 में क्या होता है? अपने बात करेंगे किसके बारे में? sp2 के बारे में। तो sp2 में क्या होता है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और जो कार्बन आपका डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है वही कार्बन जब आपका हैलोजन के साथ जुड़ता है तो उसमें कौन सा संकरण पाया जाता है? उसमें पाया जाता है sp2। sp3 में क्या था कि कार्बन जो था जो हैलोजन के साथ जुड़ा था वो कार्बन प्रत्येक सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा तभी sp3 होगा, लेकिन अगर वही वाला कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा तो वो कौन सा संकरण हो जाएगा? sp2। कैसे हो जाएगा? ध्यान देना, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर देखो सिग्मा बंध कितने बन रहे हैं? 1, 2 और 3। क्लियर बात। लेकिन अपने को ना जो हैलोजन जुड़ रहा है उस हैलोजन के साथ वाले कार्बन को देखना होता है, उसके साथ वाले कार्बन से हमें कोई मतलब नहीं होता। समझ आ रही बात? यहाँ पर देखो जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो हमने इस कार्बन को देखा, हैलोजन देखा हैलोजन के साथ कौन सा कार्बन जुड़ रहा है? ये कार्बन जुड़ रहा है। अब ये कार्बन प्रत्येक सिंगल बॉन्ड से है तो हमने हाथों डिसाइड कर लिया sp3 का है, क्योंकि इसके साथ वाला तो डबल बॉन्ड वाला है, लेकिन हमें देखना क्या होता है? हमें हैलोजन के साथ वाला कार्बन देखना होता है। हाँ,
अगर उसके साथ वाला डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसका नाम बदल जाता है, वो एलिल हैलाइड कहलाता है। और अगर ये घटना बेंजीन में हो तो वो बेंजीन हैलाइड कहलाता है। बस इतनी सी बात है। अब बात आती है sp2 की। तो sp2 में हमें क्या ध्यान रखना होता है, जब कार्बन परमाणु जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है अगर वही डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है तो वो आपका sp2 संग्रहित होता है। और अगर हम बात करते हैं sp3 के बारे में, तो sp3 का मैं यहीं पे sp के बारे में, तो sp को मैं यहीं पे बता देती हूँ। जब कार्बन परमाणु जो हेलोजन के साथ जुड़ा है अगर वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है तो वो आपका sp संकरण का होगा। किस संकरण का होगा? sp। नॉर्मल सी बात है, मैं दोबारा sp, sp2 और sp3 का बता देती हूँ आपको मैं। sp3 में क्या था कि जो हमारे हेलोजन जुड़ रहे थे उस हेलोजन के साथ वाले कार्बन अगर प्रत्येक सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो वो हमारे sp3 कहलाते हैं। और अगर उसमें आपके एक एल्किल ग्रुप ऐड हो जाता है तो 1 डिग्री, अगर 2 एल्किल ग्रुप ऐड होते तो 2 डिग्री, 3 एल्किल ग्रुप ऐड होते तो 3 डिग्री कहलाते हैं। और मैंने क्या बात बताई आपको, मैंने कहा कि जो कार्बन आपका हेलोजन के साथ बंध बना रहा है अगर उस कार्बन के साथ वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और वो एक चेन फॉर्म में हो तो उसे अपने क्या बोलते हैं? एलिल हैलाइड। और यही घटना अगर बेंजीन रिंग में होती है तो उसे अपने बोलते हैं बेंजीन हैलाइड। और sp2 में क्या था कि जो कार्बन हेलोजन के साथ बंध बना रहा है अगर वो उसका साथ वाला कार्बन, यानी जो कार्बन आपका हेलोजन के साथ बंध बना रहा है अगर वही कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो वह sp2 संकरण में आ जाता है। और जो कार्बन आपका हेलोजन के साथ बंध बना रहा है अगर वही वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो उसे अपने sp संकरण कहते हैं। क्लियर बात? अपने यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीट कर देते हैं। हो गया कंप्लीट हाइड्रोजन। ठीक है, अब ना आपका काम क्या है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपका होमवर्क भी रहेगा साथ में, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आप मेहनत करोगे आप ही के नंबर अच्छा आएंगे। इसका यूपीएससी नेम आपको बताना है। ठीक है, इसका यूपीएससी नेम आपको बताना है, इसका यूपीएससी नेम आपको बताना है। मैं नंबर लिख देती हूँ। ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा, ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन रहेगा, ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन रहेगा। क्लियर बात? तो इन तीनों का आपको क्या बताना है? आईयूपीएससी नेम बताना है। अब अपनी बात करते हैं sp2 संकरण के बारे में। तो sp2 संकरण में भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसमें जैसे मान लो आपके पास ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये कार्बन और यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपका 1 हाइड्रोजन है। इस तरीके से यहाँ पे हम फ्लोरीन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो संरचना बनती है इसे हम बोलते हैं वाइनिल। इसे अपने क्या बोलते हैं? वाइनिल हैलाइड। क्या बोलते हैं अपने? वाइनिल हैलाइड। अपने क्लोरीन ले लेते हैं क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं फ्लोरीन की तुलना में। आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट एक बार आप इतना ध्यान रखो, ये जो आपकी संरचना बनती है तो इसे अपने क्या बोलते हैं? वाइनिल हैलाइड। क्लियर बात? इसे हम वाइनिल हैलाइड बोलते हैं। ऐसे ही अगर आपके बेंजीन रिंग के अंदर sp2 संकरण पाया जाए, यानी इस तरीके से बेंजीन रिंग की संरचना होती है और इसके साथ डायरेक्ट आपका क्या पाया जा रहा है? कोई भी हेलोजन पाया जा रहा है, तो इसे अपने क्या बोलते हैं? इसे अपने बोलते हैं एरिल हैलाइड। इसे अपने क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड। क्लियर बात? तो देखो यहाँ पर इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या अंतर है आपको साफ ही दिख रहा होगा कि इसमें हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है ना उसके साथ वाला कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है। इसमें भी बेंजीन के अंदर भी क्या हो रहा है कि जो हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है ना उसके साथ वाला कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है। लेकिन sp2 में ऐसा नहीं होता। sp2 में हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है ना वही कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। अगर वो आपकी लंबी श्रृंखला के रूप में होता है तो वो वाइनिल हैलाइड कहलाता है। वैसे तो 2 कार्बन की संख्या होती है वाइनिल के अंदर। और अगर आपका यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ अगर जैसे मान लो यहाँ कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और इसी कार्बन के साथ हेलोजन है तो इसे अपने बोलते हैं एरिल हैलाइड। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। और sp, sp2 और sp3 वाला जो है ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यानी जो हेलोजनों का वर्गीकरण था वो वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है
और कुछ बेसिक बातें थी वो भी हम क्लियर कर चुके हैं। तो आई थिंक आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि उनको भी वीडियोस जो है उनके लाभ उठा सके। और इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।